स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो कृषि के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या रहती है, अर्थात मृदा के गुण क्या रहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मृदा के 3 गुण रहते हैं, भौतिक है, फिर रासायनिक है और लास्ट में आपका जैविक गुण था। फिर हमने भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे कि मृदा की संरचना, मृदा का आकार, कणाकार जो कहते हैं, मृदा का जो आपका घनत्व था, मृदा का रंध्रावकाश और मृदा रंग। इसके पश्चात जो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है या अगला जो गुण है भौतिक गुण, वो है आपका मृदा जल। ठीक है, सॉइल वाटर कहते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हमने इसका कॉम्पोजिशन संगठन पढ़ा था तो इसमें जो 25% था वो था आपका जल और 25% आपका क्या था, वायु। और ये दोनों कंबाइन रूप से क्या बना रहे थे, रंध्र। ठीक है, यार जो आपका पोर वाला हिस्सा था वो आपके जल और वायु से बन रहा था। ठीक है, तो अब मृदा जल की जब बात की जाती है तो मृदा में जो पाया जाने वाला जल है उसका वापस से क्लासिफिकेशन हुआ है, वापस से वर्गीकरण हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मृदा जल का गुण क्या रहता है। तो देखिए, जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व प्रदान करेंगे या जितने भी आप बोल सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं उसमें जल की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे आप फोटोसिंथेसिस में ले लें, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर प्लांट, मतलब पौधे के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर भेजना हो तो ये सारी चीजों के लिए जल आवश्यक होता है। परंतु जब मृदा जल की बात की जाती है तो मृदा जल का वर्गीकरण हो जाता है। कैसे वर्गीकरण होता है? तो एक वर्गीकरण होता है आपका भौतिक जल का, जिसको फिजिकल वाटर कहते हैं, और एक जल रहता है आपका जैविक, जिसको बायोलॉजिकल सॉइल वाटर कहा जाता है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है, बाकी गुण एक समान ही है। ठीक है, जैसे कि पहला जो आपका भौतिक जल रहता है उसको कहते हैं आर्द्रता ग्राही जल। क्या कहा जाता है? आर्द्रता ग्राही जल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर है? और यही चीज जब जैविक में आती है तो इसका नाम बदल के हो जाता है अनअवेलेबल वाटर, या इसको बोलते हैं अनुपस्थित या अनुपलब्ध। अनुपलब्ध ज्यादा रहेगा, अनुपलब्ध जल। ठीक है, अनअवेलेबल वाटर, जिसका अवेलेबिलिटी, उपलब्धता नहीं होती है। दूसरा जो आपका जल रहता है, यहां पे आर्द्रता ग्राही, दूसरा जो यहां पे जल रहता है उसको बोलते हैं केशिकीय जल या केशिका जल कहा जाता है, कैपिलरी वाटर। ठीक है, क्या कहा जाता है इंग्लिश में? कैपिलरी वाटर। और जैसे ही ये जैविक में आता है इसका नाम हो जाता है उपलब्ध जल, मतलब अवेलेबल वाटर। तीसरा जो यहां पे आता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल वाटर। और यहीं पे जब जैविक में इसका नाम लिया जाता है तो ये हो जाता है अतिरिक्त जल। अतिरिक्त जल को इंग्लिश में कहा जाता है सुपरफ्लश वाटर। दोनों साइड, चाहे आप भौतिक की बात करें चाहे आप जैविक की बात करें, 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। तीनों में आपका चाहे भौतिक हो चाहे जैविक हो, तीनों के गुण एक समान रहते हैं। मतलब जैसे आपका आर्द्रता ग्राही होगा वैसे आपका अनुपलब्ध जल होगा। ठीक है, अनुपलब्ध। जैसे आपका केशिकीय जल है वैसे आपका उपलब्ध जल होगा, जैसे आपका गुरुत्वीय जल है वैसे आपका अतिरिक्त जल होगा। परंतु एक को बायोलॉजिकल में रखा गया है, जैविक में रखा गया, और एक को भौतिक में। देखिए, वर्गीकरण है, आधार आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, किसको आर्द्रता ग्राही जल बोलते हैं, किसको केशिकीय जल बोलते हैं और किसको आपका गुरुत्वीय जल कहते हैं। तो इसमें से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इनके दाब से। मतलब आर्द्रता ग्राही जल का दाब कितना होगा, केशिकीय जल का दाब कितना होगा और आपके गुरुत्वीय जल का दाब कितना होगा। मेन यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दूसरा चीज ये पूछा जाता है कि किस जल का उपयोग पौधे करते हैं, किस जल का उपयोग आपका भूमि के नीचे चला जाता है और किस जल का उपयोग भूमि और पौधे दोनों ही नहीं कर पाते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको यहां से जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो दाब है वो कितना रहता है। तो जैसा कि मैंने बोला है आर्द्रता ग्राही जैसे वैसे आपका क्या है, अनुपलब्ध जल है। तो इनका जो दाब रहता है, प्रेशर रहता है, वो कितना रहता है? 31 से 10,000 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं आपको। कितना रहता है? 31 से 10,000 ATM
अगर बार में लिया जाता है, इसी को क्या है, बार में लिया जाता है, जो कि दाब का मात्रक है, तो -31 बार से ज्यादा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, पेपर में ये पूछा जाता है कि आपके आर्द्रताग्राही या अनुपलब्ध जल का दाब कितना होता है, तो ये होता है 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर -31 से ज्यादा, -31 से ज्यादा बार। ठीक है, दोनों में आपको बता दिया, वायुमंडलीय दाब भी मैंने बता दिया और बार में भी बता दिया। दूसरा जो आपका रहता है केशिकीय जल या उपलब्ध जल, इसका दाब रहता है आपका 1/3 से 31 atm। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अगर मैं इसी को बार में लूं तो -1/3 से -31 बार रहता है। किसका रहता है ये आपका, उपलब्ध जल या केशिकीय जल का। तीसरा जो गुरुत्वीय जल या अतिरिक्त जल रहता है, इसका मान रहता है -1/3, सॉरी पहले एटीएम लेते हैं, 1/3 से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर मैं बार में लूंगा तो -1/3 बार से कम। क्लियर है? तो आर्द्रताग्राही जल 31 से 10,000 एटीएम या फिर -31 से ज्यादा बार, केशिकीय जल या उपलब्ध जल 1/3 से 31 एटीएम या -1/3 से -31 बार, है ना, यहां दोनों जगह माइनस, इस चीज को याद रखेंगे। और तीसरा गुरुत्वीय जल या अतिरिक्त जल 1/3 से कम एटमॉस्फेरिक बार रहता है। अब बात करते हैं कि ये दाब होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज में दाब का मतलब होता है उसकी स्थिरता से। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं प्रेशर लगा रहा हूं, तो ये प्रेशर इस बात को इंडिकेट करता है कि कितना फोर्स मैं लगा रहा हूं और सामने वाला वस्तु कितना फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों का फोर्स इक्वल है तो जो आपका बॉडी रहेगा या जो भी आपका मटेरियल रहेगा वो कांस्टेंट, स्थिर रहेगा। जैसे कि मैंने ज्यादा ताकत लगाया, सामने वाले ने कम ताकत लगाया, तो क्या होगा, आपका जो जल है वो नीचे चला। मतलब मैं ज्यादा ताकत लगा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उस बॉडी को मूव करूंगा पीछे की ओर। अगर सामने वाला बॉडी जो है वो मुझ पे ज्यादा ताकत लगा रहा है और मैं कम ताकत लगा रहा हूं, तो क्या होगा, अब मैं पीछे जाऊंगा। ये चीज हमने फिजिक्स में पढ़ी है ना, कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा आपका बॉडी उतना ही मूवमेंट करेगा। तो यहां पे जो आपका प्रेशर है वो आपका ताकत लगाता है सॉइल से। सॉइल से मतलब ये है, अब मैंने पहला चीज बोला था कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका दाब कितना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि किस जल का उपयोग पौधे कर पाते हैं। तो याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ केशिकीय जल या उपलब्ध जल का उपयोग ही आपके पौधे कर पाते हैं। शेष दोनों प्रकार के जल का उपयोग पौधे नहीं कर पाते। ना आपका आर्द्रताग्राही जल कर पाएगा, ना आर्द्रताग्राही जल का उपयोग पौधे कर पाएगा, ना गुरुत्वीय जल का उपयोग पौधा कर पाएगा। और इसका रीजन ही है इसका प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर से मतलब यह है कि आर्द्रताग्राही या जो अनुपलब्ध जल है ना, वो क्या करता है, मृदा में कोलाइड बनाता है। क्या करता है, मृदा में कोलाइड बनाता है। अगर आपको कोलाइड की डेफिनेशन पता होगी तो कोलाइड का मतलब होता है कि किसी सतह पर चिपक जाना। क्या होता है, किसी सतह पर चिपक जाना। चिपकने का मतलब क्या है, एडजॉर्ब कंडीशन। एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं ना, यहां पे फिर से दो वर्ड आते हैं, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। क्या होता है इसका हिंदी मतलब एडजॉर्ब का, अवशोषण। और एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है, माफ कीजिएगा दोनों जगह एब्जॉर्ब हो गया था। एडजॉर्ब का हिंदी मतलब होता है अधिशोषण। ठीक है, ध्यान समझेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप तीनों जल को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण, मतलब किसी चीज को ग्रहण कर लेना, ठीक है, या शोषण कर लेना। और एडजॉर्ब का मतलब होता है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के चारों तरफ चिपके रहना। ठीक है, ग्रहण नहीं कर पाएगा पर चिपके रहेगा, बराबर क्या होगा, बराबर चिपका होगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। यही चीज होता है आपके आर्द्रताग्राही अनुपलब्ध जल में, कि इसका मान अगर आप देखेंगे 31 से 10,000 बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या करता है, मृदा के कण के चारों तरफ क्या रहता है, चिपके रहता है। और चिपके रहने के साथ ही साथ इसको मृदा या पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए ये आर्द्रताग्राही जल भूमि में प्रेजेंस होने के बाद भी प्लांट इसका यूज नहीं कर पाते। क्लियर है? सेकंड है आपका केशिकीय जल या उपलब्ध जल। तो ये क्या रहता है, एब्जॉर्ब होता है।
ठीक है, जो आपके प्लांट के जो रूट्स रहते हैं ना, रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है और पौधे इसका उपयोग कर देते हैं। तीसरा जो रहता है आपका गुरुत्वीय जल या अतिरिक्त जल, तो देखिए इसका मान जो रहता है कम रहता है, और ये क्यों ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आपका रंध्र जो रहते हैं ना, अगर रंध्र की मैं बात करूं, जो बार बार मैं रंध्रावकाश या रंध्र की बात कर रहा हूं, तो रंध्र जो आपके रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है आपका माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और एक रहता है आपका मैक्रो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं आप, बड़ा रंध्र। ठीक है, दो प्रकार के आपके रंध्र पाए जाते हैं। तो जो आपका गुरुत्वीय जल है या अतिरिक्त जल है वो बड़े रंध्रों में रहता है, और बड़े रंध्र में रहने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर चला जाता है। मतलब जल तो है, पानी तो है, परंतु क्या हो रहा है, बड़े जो आपके छेद हैं या जो बड़ा रिक्त स्थान है, रंध्र मतलब क्या, रिक्त स्थान, बड़े रिक्त स्थान में ये गुरुत्वीय जल रहते हैं, और बड़े रिक्त स्थान में रहने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल से ये नीचे की ओर चले जाते हैं, और नीचे की ओर चले जाने के कारण इनका क्या होता है, लीचिंग होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट जोन टू डाउनवर्ड। ये मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ वाटर में, ठीक है, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन और लीचिंग मैंने आपको बताया था। लीचिंग क्या होता है, जब जल जो रहती है वो आपके जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर चली जाती है। तो ये पानी है, परंतु ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कहां, जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर, इसलिए इसका उपयोग भी पौधे नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि दाब क्या रहता, दाब कितना रहता है, मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा जल उपयोग किया जाता है, और ये भी बता दिया कि उपयोग क्यों नहीं कर पाता है। तो ये आपका क्या है, मृदा जल का जो गुण है, मृदा जल वाला, वो खत्म होता है। इसके बाद बात करते हैं मृदा वायु की। तो आपको पता होगा कि संगठन में वायु का भी कितना स्थान है, 25% का स्थान है। ठीक है, क्या है, वायु का भी आपके 25% का स्थान है। अब वायु क्या काम करता है, तो सबसे पहला काम यह करता है कि पौधों को जो भी आवश्यक गैस हैं उनको प्रोवाइड कराता है। देखिए, जैसे जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है। जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वैसे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उल्टा प्रोसेस है ना, ह्यूमंस और एक तरफ ले लेते हैं प्लांट्स। हम क्या करते हैं, एसेंशियल रहता है हमारे लिए O2, जबकि प्लांट के लिए क्या रहता है, CO2। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। हम क्या चीज रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए तो इस क्रॉस सेक्शन के वजह से जो जिसको हम रिलीज कर रहे हैं पौधे उसको ले रहे हैं, जिसको पौधे रिलीज कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। इसी वजह से हम दोनों ब्रह्मांड में बने हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी में जो संतुलन बना हुआ वो इसी वजह से कि हम रिलीज कर रहे हैं उस चीज को प्लांट यूज कर रहे हैं, प्लांट रिलीज कर रहे हैं उस चीज को हम यूज कर रहे हैं, ऐसा वाला सिस्टम है। तो अब होता यह है कि जब मृदा वायु की बात की जाती है तो ये दो गैसेस तो रहेंगे, मतलब आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा ही। शेष अब वातावरण में जो गैस उपलब्ध है वो तो पौधों को भी, मतलब मृदा में भी उपलब्ध रहेगा ना। तो बस फर्क इतना है कि मृदा वायु में, ठीक है, जो अलग अलग गैस पाए जाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण से ज्यादा पाई जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण से कम पाई जाती है। इसको ऐसा समझिएगा कि वातावरण में, ठीक है, क्या क्या गैसेस हैं आपके, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वातावरण में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है आपका, 79.21 रहता है, तो 79.2 मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितना रहता है, 20.96 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ये रहता है आपका, वातावरण में पाया जाता है, इसी अनुपात में पाया जाता है ना। अब बात करते हैं मृदा की। मृदा में जब यही चीज आ जाती है ना कि मृदा में नाइट्रोजन कितना रहता है, तो देखिए नाइट्रोजन सेम एज इट इज 79.21 ही रहता है। क्लियर है। ऑक्सीजन जो रहता है वातावरण में आपका 20.96 है, ये यहां पे थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 20.6, मतलब आप देख सकते हैं लगभग 0.36 या 35 जो ऑक्सीजन है वो मृदा में कम हो जा रहा है। अब साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.03, मृदा में ये पाया जाता है 0.25 से 1% के आसपास। ठीक है, यही है आपका मृदा वायु कि मृदा में
आपके गैसेस का अनुपात वातावरण में गैसेस के अनुपात से कितना मतलब क्या बोल सकते हैं अंतर पाया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे वातावरण से कम जबकि भूमि से ज्यादा करते हैं, तो इसलिए इसके अनुपात में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। परंतु ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो कार्बन बोल सकते हैं, इसको सी लिखना सही नहीं रहेगा, CO2 लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको O2 लिख देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम पाई जाती है जबकि मृदा में ज्यादा। और ज्यादा पाने का रीजन भी है क्योंकि वहां पे आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पौधे पाए जाते हैं, उनके जीवन के लिए ये आवश्यक है। तो यही अनुपात रहता है और यही पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि आपका एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से किस प्रकार भिन्न है। तो हमेशा याद रखेंगे मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम। क्लियर है इस चीज को। इसके बाद जो आपका आखिरी फिजिकल कैरेक्टर है या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका मृदा तापमान। तापमान मतलब क्या रहता है, हमें बोल सकते हैं टेम्परेचर। जिस प्रकार आप बोल सकते हैं कि धरातल में क्या है, धरातल में जो आपके विभिन्न जीवों के जीने के लिए तापमान आवश्यक है। ठीक है, तापमान ज्यादा होने से हमें गर्मी लगती है, तापमान कम होने से हमें ठंडी लगती है। इसका एक अनुपात निश्चित रूप से बना होता है। जैसे कि आपके जो ठंडे प्रदेश रहते हैं, जो नॉर्थ साइड रहता है, वहां पे आपका तापमान क्या है, ज्यादा पाया जाता है। जबकि साउथ साइड में अगर आप जाएंगे, भारत की बात कर रहा हूं, तो दक्षिणी भारत में जो तापमान है वो ज्यादा पाया जाएगा। उत्तरी जो हिस्सा है वहां पे तापमान क्या होगा, कम पाया जाएगा, वहां ठंडी ज्यादा रहती है। तो भूमि में भी यही चीज रहता है कि भूमि में तापमान का सबसे बड़ा रोल यह रहता है पौधों के वृद्धि और विकास के लिए। जिस प्रकार हमें वृद्धि और विकास करने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, पौधों को भी वृद्धि और विकास करने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। और ये जो तापमान रहता है ये विभिन्न कारकों से कम या ज्यादा होता है। जैसे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, तो अगर आपकी आर्द्रता कम होने लगी, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होने लगेगी, अगर आपकी कम होने लगेगी, या जो ड्राई कंडीशंस रहेगा, ये बोल सकते हैं कि जब हम मार्च के साइड में जाते हैं, मतलब सूर्य की किरण जितनी ज्यादा बढ़ेगी तापमान उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बारिश जितनी कम होगी तापमान उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स रहते हैं ना। तो मृदा के तापमान को प्रभावित करने के लिए भी आपके क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। जितना ज्यादा सूक्ष्म जीव तापमान उतना ज्यादा। कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ मृदा उतना ज्यादा। सूर्य की किरण रहती है, जितना ज्यादा सूर्य की किरण उतना ज्यादा तापमान। जल, हाँ यहां पे रेशियो उल्टा हो जाता है, जितना ज्यादा जल तापमान उतना ही कम। क्लियर है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि मृदा तापमान को प्रभावित करते हैं। अब जो चीज आपको पूछा जाता है कि पौधों के विकास के लिए, ठीक है, पौधों के विकास के लिए आपका कितना तापमान चाहिए, तो पौधों के विकास के लिए आपका 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितना, 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं बात करूं जड़ के विकास के लिए, जो पौधे की जड़ रहते हैं, तो इसके विकास के लिए 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। अब बोलेंगे कि इतना डिफरेंस कैसे, एक तरफ 15 है, एक तरफ 40 है, एक तरफ 10, एक तरफ 35 है, तो इतना अंतर कैसे। तो ये अंतर आपका निर्भर करता है जलवायु पे। अगर आपकी बारिश होगी तो बारिश में टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 डिग्री के आसपास रहता है 20 से 30 के आसपास। जैसे अभी का ही मौसम आप देख लीजिए, बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो 20 से 30 के आसपास आपका टेम्परेचर रहता है, 35 भी पहुंच जाता है समटाइम्स। अगर आप ठंडी की बात करें तो आपका टेम्परेचर देखेंगे आप क्या रहता है, 15 से कम हो जाता है, मतलब 10 से 15 या 20 इतना तक रहता है। गर्मी की बात करें तो आप देखेंगे 30 से 40 रहता है। तो ये जो डिफरेंस है ये अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग रहता है, और ये मृदा ताप पौधे और वृद्धि के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आपका जो भौतिक गुण था पौधों का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक गुण की। ठीक है, तो रासायनिक गुण में जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि एक्सचेंज ऑफ आयंस रहता है। जो आपके आयंस पाए जाते हैं ना, उनके विनिमय से आपका क्या रहता है, रासायनिक क्रिया बनती है। तो जो आपके रासायनिक गुण है उसमें जनरली पहला है आपका सॉइल रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे मृदा प्रतिक्रिया। फिर सेकंड है आपका ईसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत चालकता।
फिर आपका तीसरा रहता है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या रहता है? एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में ऋण आयन विनिमय क्षमता। फिर नेक्स्ट रहता है आपका CEC, इसको हिंदी में कुछ नहीं, यहां एनायन की जगह क्या हो जाएगा? कैटायन। और कैटायन का मतलब क्या होता है? धन आयन विनिमय क्षमता। और लास्ट में रहता है आपका बेस सैचुरेशन। ठीक है, क्या रहता है? बेस सैचुरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार संतृप्ति। तो ये आपके 5 कैरेक्टर हैं, रासायनिक गुण हैं आपके किसके? मृदा के। एक एक को समझेंगे। पहला है आपका सॉइल रिएक्शन, मृदा प्रतिक्रिया। मृदा प्रतिक्रिया का तात्पर्य है कि मृदा में जो आपके एसिड और बेस पाए जाते हैं, क्या? एसिड और बेस नहीं बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं एल्केलाइन। ठीक है, या इसको एक प्रकार से बेस आप बोल सकते हैं। एसिड का मतलब क्या रहता है? आपका जो भी अम्ल पाया जाएगा, और एल्कलाइन या बेस का मतलब क्या है? जो क्षार पाया जाएगा। तो मृदा में जो अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, उनकी आपस में जो प्रतिक्रिया रहती है, और उस प्रतिक्रिया के फल स्वरूप मृदा का जो गुण बनता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि कोई मृदा आपकी अम्लीय रहती है, कोई मृदा आपकी क्षारीय रहती है। तो उसके अम्लीय और क्षारीय होने का रीजन क्या है? उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार की मात्रा। अगर किसी मृदा में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, अब देखिए अम्ल में आपके बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसा कि आपका मान लेते हैं कि HCl बन गया। ठीक है, किसी मृदा में HCl की मात्रा ज्यादा हो गई, HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब मृदा में HCl को तो नहीं डालेंगे ना, तो मृदा में क्या डाला जाता है? जो आपके उर्वरक डाले जाते हैं। क्या? उर्वरक। जैसा कि मैं एक बात करता हूं यूरिया की, सभी ने सुना होगा, सभी को पता होगा यूरिया, इसका फॉर्मूला रहता है NH2CO NH2। ठीक है, तो जब यूरिया की मात्रा डाली जाती है, या फिर एक और आपका एलिमेंट जो आपका उर्वरक है वो है अमोनियम सल्फेट NH4SO4। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे, SO4 जो सल्फेट रहता है वो क्या है? आपका एसिड है। तो अगर आप जानबूझ के बार बार भूमि में अमोनियम सल्फेट को डालने लगेंगे, अमोनियम सल्फेट को आप डालते जा रहे हैं, या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को आप बार बार डालते जा रहे हैं, तो इन चीजों को डालने से क्या होगा? भूमि में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगेगी। मतलब आपका एसिड का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा। और अगर आपका एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपकी मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय। एज इट इज जो आपके बेस हैं, ठीक है, जो क्षार वाले उर्वरक हैं, अगर आप उनको डालते जाएंगे तो क्या होगा? भूमि में क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सॉइल रिएक्शन का मतलब ही है कि मृदा में उपस्थित अम्ल और क्षार की मात्रा, या अम्ल और क्षार के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का आशय रहता है, विद्युत चालकता का जनरली यूज इसलिए किया जाता है कि मृदा में जो भी आपके सॉल्ट्स पाए जाएंगे, सॉल्ट्स के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर चुका था, लवण की जो मात्रा रहती है, जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं ना, इन सॉल्ट्स का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत चालकता का उपयोग करते हैं। अब विद्युत चालकता करता क्या है? 25 डिग्री तापमान पे, ये भी हमने किया था, 25 डिग्री तापमान पे हम मृदा जो रहती है उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से जो मृदा में लवण की जो मात्रा रहती है, सॉल्ट्स की जो मात्रा रहती है, वो क्या रहता है? पता चल जाता है। अब ये सॉल्ट्स की मात्रा किस प्रकार प्रभावित रहती है? अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ तो सॉल्ट्स की मात्रा या लवण की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम हुआ तो सॉल्ट्स की मात्रा भी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और इसका जो ज्ञात करने के लिए जो यूनिट रहता है उसको बोलते हैं मिली महोस। इससे हम ज्ञात करते हैं, मिली महोस रहता है प्रति, आपका सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, आप मीटर में लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसकी सहायता से हम किसी भी मृदा में उपस्थित लवण की मात्रा का ज्ञात करते हैं। अब जो है आपका एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको एक साथ ऐसे समझेंगे, एक में है आपका ऋण आयन और एक में है आपका धन आयन। अब धन आयन और ऋण आयन से क्या मतलब है? जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका विनिमय क्षमता कितना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ऋण आयन विनिमय क्षमता की,
तो मृदा में मौजूद जो आपके आयंस पाए जाते हैं उसमें जो ऋण आयन होंगे उनके विनिमय होने की क्षमता कितनी होगी। जैसे कि आपके कौन कौन से ऋण आयन है, CO3 कार्बोनेट रहते हैं, HCO3 रहते हैं, क्लोराइड्स रहता है, सल्फेट्स रहता है, ये क्या है आपके ऋण आयन है सबके सब। अब मैं अगर धन आयन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके क्या है, धन आयन है। तो ऋण आयन विनिमय क्षमता में हम ये देखते हैं कि जो जितने भी ऋण आयन रहते हैं वो कितनी आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं। जितनी आसानी से एक्सचेंज होंगे तो आपका क्या होगा, ऋण आयन विनिमय क्षमता उस भूमि की या उस मृदा की ज्यादा पाई जाएगी। अगर जो आपके धन आयन है वो जितनी आसानी से क्या होंगे, विनिमय हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, तो उस मृदा की क्या होगी, धन आयन विनिमय क्षमता ज्यादा पाई जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब लास्ट में जो है बेस सैचुरेशन, ये इन्हीं दोनों से संबंधित है। बेस सैचुरेशन का मतलब होता है कि मृदा में पाया जाने वाला धन और ऋण आयन जो आपका बेसिक है, बेसिक कैटायन है और एनायन है, इसके संतुलन कितना रहता है। ठीक है, इसके संतुलन के लिए क्या रहता है, बेस सैचुरेशन कैलकुलेट किया जाता है। मतलब किसी मृदा में अम्ल या क्षारीय धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो भी अनुपात पाया जाएगा वही अनुपात आपका क्या है, बेस सैचुरेशन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी निकाला गया है। फॉर्मूला ये है कि बेस सैचुरेशन इज इक्वल्स टू आपका बेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज बोल सकते हैं आप इसको, डिवाइडेड बाय आपका क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मतलब जो आपकी भूमि में बेस कैटायंस हैं उनका अनुपात किससे, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से, इन दोनों के अनुपात से आप बेस सैचुरेशन निकाल सकते हैं। अब बेस सैचुरेशन का उपयोग क्या रहता है, बेस सैचुरेशन इस बात को बताता है कि आपके भूमि में धन आयन या जो ऋण आयन है क्या उनके बीच में संतुलन स्थापित है। मान लेते हैं कि अगर आपके ऋण आयन एक्सचेंज कैपेसिटी की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा ऋण आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है, तो जितने भी सल्फेट्स हैं, जितने भी क्लोराइड्स हैं, जितने भी कार्बोनेट्स हैं, वो आसानी से क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। सेम एज इट इज अगर धन आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम है, ये अगर इजीली आपके क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो भी आपका क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनके बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका बेस सैचुरेशन का कैलकुलेशन किया जाता है। अब लास्ट है आपका जैविक गुण। देखिए जैविक गुण का मतलब क्या रहता है, जीवों का गुण, ठीक है। अब जीवों से क्या मतलब रहता है, मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और इन जीवों की उपस्थिति मृदा के गुण को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, जैसे कि आपके जो भी सूक्ष्म जीव है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, फंगस की, प्रोटोजोआ की, वायरस की, तो ये सब कहां उपस्थित रहते हैं, आपकी भूमि में सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो इनकी उपस्थिति से क्या रहता है, भूमि के गुण में परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि जो ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है ना। परंतु इनके उपस्थिति से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा बनने लगती है। अब अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा बन रही है तो याद रखेंगे भूमि कैसा हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। और इसके साथ ही साथ भूमि का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। तो अब समझ आया जैविक गुण क्या रहता है, जीवों की उपस्थिति, बेसिकली ये रहता है जीवों की उपस्थिति। अब ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, और मैंने क्या बोला था, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बहुत सारे आपके जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए अच्छे भी रहते हैं, बहुत सारे बेकार। जैसे कि बैक्टीरिया में आपने सुना होगा बेसिलस थ्रुंगीजेनेसिस, बीटी का नाम सुना है ना आपने, बहुत मार्केट में एक टाइम पे बहुत फेमस था, बीटी कॉटन था, बीटी लेडी फिंगर्स थे। मतलब हम क्या कर रहे थे कि पौधे में ऐसा बैक्टीरिया छोड़ रहे थे जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार रहा था। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए खराब भी हो सकते हैं। अब अगर मैं फंगस की बात करूं तो जैसे कि आपने ईस्ट के बारे में सुना होगा, जो ब्रेड बनाते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, फंगस जैसे ही रहता है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे ही आप कुछ और फंगस रहते हैं, जैसे हमारे स्किन में जो पिंपल्स आने लगते हैं या जो हमारी स्किन रफ होने लगती है, वो फंगस हमारे लिए क्या रहता है, हार्मफुल। तो ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। यही आपकी क्या है, एक्टिविटी को बताता है, यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। और जो आपका प्लांट का जो है, सॉरी सॉइल का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसको अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, मतलब विषाणु। उसके बाद यहां आपके क्या हो जाएंगे, लिविंग
ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या रहता है? जीवित जो रहेंगे आपके जीव। ठीक है, इसके बाद यहां पे फिर से वापस से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, वापस से क्लासिफिकेशन में आपका क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक और एक आपका रहता है यूकैरियोटिक। ये आपने सुना होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपके फिर वापस से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या रहता है कि यहाँ पे आपके प्रोकैरियोटिक जो जीव रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया बैक्टीरिया, फंगस हो गया, ये सब चीज़ आपके किस में आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें आपके सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ जैसे हो गया, ये सब यूकैरियोटिक। तो ये आपकी उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं किसमें? आपके भूमि में। ठीक है, जैसे मैं प्रोकैरियोटिक में बता देता हूं, आपके बैक्टीरिया आता है, और फंगस नहीं लेकिन साइनोबैक्टीरिया आता है। जबकि यूकैरियोटिक में आपका फंजाई आ गया, प्रोटोजोआ आ गया। तो ये सब की उपस्थिति आपकी भूमि में जो उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है वो कंप्लीट होता है। आपको जनरली मैंने बोला था सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको भौतिक से पूछे जाते हैं। रासायनिक और जैविक से या तो आपको नाम दे दिया जाएगा कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो सकता है, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो सकता है, या एसिड और बेस हो सकता है। और आपके बायोलॉजिकल से जनरली क्या पूछा जाता है? सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी। ठीक है, कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इनकी प्रेजेंस से क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।